आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के चीफ और स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद डोटासरा जी। ये इनकी जो राजनीतिक समझ और राजनीतिक पकड़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये तीसरी बार के एमएलए हैं और पिछली बार की सरकार में जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ये उस वक्त के जो 3 बार के एमपी और यूनियन मिनिस्टर रह चुके सुभाष महरिया को 10,000 से भी ज़्यादा वोटों से हराकर असेंबली में पहुंचे थे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, कोरोना ने पिछले 2 साल से लगभग 2 साल होने पाए हैं पूरे हमारे समाज को, हमारी व्यवस्था को, हमारे आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। तकरीबन 14 लाख बच्चे हर साल ऐसे नए बच्चे होते हैं जो पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं, शिक्षा से वो सीखते हैं। 2 साल में लगभग ऐसे 28 लाख बच्चे हैं जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं और उनसे उनकी लर्निंग, उनकी जो सीखने समझने की क्षमता है वो प्रभावित हुई है। इस गैप को भरने के लिए बतौर शिक्षा मंत्री आपका क्या रोड मैप है? देखिए, ये बात तो सही है कि जब वैश्विक महामारी कोरोना आया तो उससे हम सबको प्रभावित किया। हमारी एजुकेशन को भी, बच्चों की एजुकेशन को भी उसने प्रभावित किया, नुकसान किया। और हमें मजबूरन बच्चों को, जो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं 1 से 5, 8 तक क्लास के, उनको हम लोग पिछले साल में स्कूलों में नहीं ला पाए। लेकिन जो राजस्थान में शिक्षा विभाग ने किया वो एक ऐतिहासिक कार्य किया कि वहाँ पर घर बैठे उनको, चाहे स्माइल प्रोजेक्ट के माध्यम से, चाहे हवा महल का एक प्रोजेक्ट बना करके बच्चों को दिया, वर्क बुक दे करके और बुक्स दे करके घर पे उनको वर्क बुक और बुक्स दी गई और टीचर्स के द्वारा बराबर संपर्क रखा गया। रेडियो और दूरदर्शन जो हमारे भारत सरकार के उपक्रम है, पहली बार पढ़ाने के लिए राजस्थान की पहल के ऊपर उनका उपयोग किया गया। तो बच्चों को चाहे टेलीविज़न हो, चाहे हमारा रेडियो हो, चाहे हवा महल प्रोजेक्ट हो, चाहे ये स्माइल प्रोजेक्ट हो, चाहे वर्क बुक हो, आओ घर से सीखे कार्यक्रम चलाया गया। उसके तहत बच्चों के घर जाके अभिभावकों के साथ टीचर्स ने कोऑर्डिनेट करके और उनको पढ़ाने का काम किया। उनको वर्क बुक दे रहे हैं, उनको व्हाट्सएप और अन्य जो भी हमारे पास संसाधन हैं उनके माध्यम से उनको जोड़ने का काम करें। हमारा प्रयास है कि कोरोना ने हमको नुकसान दिया, लेकिन हमारे आने वाला भविष्य जो बच्चे हमारे हैं वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हो। और मैं समझता हूँ छोटे बच्चों की सुरक्षा करना हमारा धर्म भी बनता था, क्योंकि अगर हम स्कूल में लाते और कहीं वो कोरोना से इफ़ेक्ट हो जाते, पॉजिटिव हो जाते, तो मैं समझता हूँ बड़ा खतरा हो सकता था। इसलिए हमने उनको सेफ रखने का काम भी किया और उनकी पढ़ाई भी बाधित नहीं होने दी। जी, मतलब कोरोना ने एक तरह से जो अब ऑनलाइन और डिजिटल है, ये हमारे लिए एक तरह से न्यू नॉर्मल है। एक नई सामान्य जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन और डिजिटल है और उसके लिए जो शिक्षा विभाग है उस तरीके से शिक्षा देने की कोशिश भी कर रहा है, प्रयास भी कर रहा है। लेकिन सर, फिर भी जो नवाचार किए भी हैं आपने, उसमें जो हमारे राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है, रिमोट एरियाज़ हैं, बहुत दूर दराज के स्थान हैं, वहाँ पर छात्रों को कई तरह की समस्याएं आती हैं, बच्चों को समस्या आती हैं कि वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन शिक्षा का अभी जो स्वरूप है, उसका जो अभी फॉर्मेट है, वो एक वन वे कम्युनिकेशन वाला है। तो उस तरह की, मतलब ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों को शिक्षा जो है सुलभ हो सके, ऑनलाइन शिक्षा जो है? देखिए, सही बात है। हम पीएबी में लेके गए थे कि हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिले जिसके माध्यम से हम बच्चों से 2 वे सिस्टम के आधार पर उनसे कांटेक्ट कर सकें, उनको पढ़ा सकें। लेकिन केंद्र सरकार ने कोई नया प्रोजेक्ट इस बार पीएबी में हमें मंजूर नहीं किया। जो ई कक्षा नाम से एक हमने तैयारी की, स्टूडियो के ऊपर हमारे सरकारी जो टीचर हैं उनसे हमने पाठ्यक्रम सामग्री के एक पाठ को उनको शूट किया, उनके लेक्चरर को शूट किया और उसके बाद में हमने उसको यूट्यूब के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने का काम किया। और उसमें 2 वे सिस्टम हमने किया कि वो बच्चा पूछ भी सकता है
और टीचर बताएगा। तो मैं समझता हूँ कि स्कूल में आने जैसा तो नहीं हो सकता, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित नहीं रहे। अभी जो बैक टू स्कूल हमने कार्यक्रम चलाया है उसमें यही है कि हम हर बच्चे से जा कर के हमारे टीचर कांटेक्ट करेंगे, उसको बुक्स अवेलेबल कराएंगे, बुक्स के आधार पे उसको वर्क बुक देंगे, फिर उसको समझाएंगे, उनके अभिभावकों को गाइड करेंगे कि आपको बच्चे को कितने समय तक किस तरीके से पढ़ाना है, फिर टेलीफोन से वो लोग बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इंटीरियर एरिया में तकलीफ़ें ज़रूर हुई है, लेकिन हमारा प्रयास है, क्योंकि हमारे पास टीचर अच्छी संख्या में 4 लाख के लगभग हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्टाफ है, तो हमने प्रयास कर रहे हैं कि हर बच्चे तक हम हमारी वॉइस रोज़ाना पहुंचाएं और वो बच्चा कहीं बिल्कुल शिक्षा से दूर नहीं हो जाए। तो उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास सफल भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो अभी नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो हुआ था उसमें +1 हमारा आया है, जो दिल्ली काफ़ी हल्ला करता है उसके बावजूद उनका भी 1+ है, और 18-19 से हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 20% बढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे एजुकेशन में नवाचारों को लेकर के, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के, ड्रॉप आउट बच्चों को जोड़ने को लेकर के काफ़ी अच्छा हमारे स्टेट में काम हुआ है। उसकी वजह से ही हमें A+ मिला है, और मैं समझता हूँ इसको हम क्वालिटी एजुकेशन में जो दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान में है, आने वाले समय में नंबर 1 रहेंगे। दिल्ली के स्कूल्स के कंपैरिजन में हमारा राजस्थान के स्कूल्स का ऑनलाइन का और पोस्ट कोविड जो एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो स्टैंडर्ड आया है वो काफ़ी हाई आया है। अभी हाल ही में आज ही लगभग CBSE के जो 12वीं के बच्चे हैं उनको क्रमोन्नत करने का फॉर्मूला आ गया है। राजस्थान के जो बोर्ड के बच्चे हैं, RBSE के बोर्ड के बच्चे हैं, उनको क्रमोन्नत करने का हमारे यहाँ फॉर्मूला आ गया है। बिल्कुल, CBSE के बच्चों का CBSE ने जो फार्मूला दिया है उसको हमने देखा है, हमारे अधिकारियों को एग्जामिन करने के लिए बोला है। सुप्रीम कोर्ट में भी उसके बाबत चर्चा होगी, उसके बाद में जो भी फाइनलाइज होगा। तो राजस्थान में भी हमने एक 10 लोगों की, शिक्षाविदों की, अधिकारियों की, माध्यमिक शिक्षा निदेशक है, बोर्ड के हमारे अधिकारी हैं, प्राइवेट शिक्षण संस्थान का भी किसी न किसी मेंबर को हमने लिया है, पुरस्कृत शिक्षक जो राष्ट्रपति या राज्यपाल से पुरस्कृत है ऐसे शिक्षक को भी हमने लिया है, और उन सबसे हम चर्चा करके एक बेहतर करने का काम कर रहे हैं कि बच्चा भी उससे असंतुष्ट भी नहीं हो, और ऐसा भी नहीं हो कि हम ऐसा कहीं कोई सिद्धांत प्रतिपादित कर दें कि फिर आगे से बच्चे पढ़े ही नहीं, कि सबके बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ गए। तो जो वास्तव में उसने किया है, जो बच्चे का स्टैंडर्ड है, जो उसकी एजुकेशन लर्निंग उसने ली है, उसके मुताबिक हम लोग उसको नंबरिंग करने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ CBSE वाले पे भी हमारी नज़र है, और हमारे अपना जो फार्मूला है उसको भी हम दिखवा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। के बाद खास मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डोटासरा जी, अभी आपने बताया स्कूल शिक्षा विभाग में आपके 4 लाख से ज़्यादा शिक्षक हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन इनके इश्यूज़ भी होते हैं। हम देखते हैं आए दिन जो शिक्षक संघ हैं वो तबादलों के लिए धरना प्रदर्शन करते हुए मिलते हैं, और उनको शिकायतें भी बहुत होती हैं। तबादला नीति का क्या हुआ? देखिए, ट्रांसफ़र पॉलिसी हमने एजुकेशन में पहले ही दिन कहा था कि हम लेकर के आएंगे। हमने 6-7 स्टेट्स का अध्ययन करवाया, एक कमेटी बनाई, IAS रिटायर्ड ओंकार सिंह की अध्यक्षता में हम 3 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई। उसने 6 महीने तक उसमें अध्ययन किया। 6-7 स्टेट, हरियाणा है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, दूसरे अन्य पंजाब है, उसकी पॉलिसी का उन्होंने अध्ययन किया, और एक अच्छी पॉलिसी जो टीचर्स के लिए हो सकती है वो हमने बना करके आगे प्रोसीड की है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोविड आने के कारण से उसके ऊपर हम लोग आगे नहीं बढ़ सके। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है कि इसको जब भी वो उचित समझते हैं PPT के माध्यम से वो इसका प्रेजेंटेशन ले करके, देख करके, और उसके बाद में कैबिनेट में रखें और रख करके इस पॉलिसी को लागू करें, क्योंकि ट्रांसफ़र पॉलिसी ही एक ऐसा रामबाण औषधि है जिसके कारण से टीचर्स में जो है वो ट्रांसफ़रों की जो चर्चा होना या आंदोलन होना या उनमें असंतोष होना उसको रोक सकती है। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं मेरे घर के नज़दीक आ जाऊं, लेकिन हमारे लिए वो बच्चा भी इम्पोर्टेंट है जो दूर दराज में बैठा है। आप बाड़मेर, जैसलमेर जो दूरस्थ इलाके हैं, झालावाड़ हैं,
दूसरे दूरस्थ जो इलाके हैं वो इलाकों में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो एक एक स्कूल में हज़ार हज़ार बच्चे हैं, तो वहाँ पर भी टीचर देना हमारी ड्यूटी में आता है। सरकार, कोई भी सरकार रहे, तो मैं समझता हूँ कि उधर के बच्चे थोड़े टीचर कम सेलेक्ट होते हैं। टीएसपी एरिया आप समझ सकते हैं, पहले कोई रुकता नहीं था, उसके बाद में पॉलिसी लानी पड़ी कि आप टीएसपी में अगर सेलेक्ट होते हैं तो आप नॉन टीएसपी में नहीं जा सकते। तो ये सब कवायद इसलिए की जाती है कि हमारे लिए प्रदेश का तमाम बच्चे महत्वपूर्ण होते हैं, और वो बच्चे जो हैं उनको हम कैसे शिक्षा दें और उनके लिए टीचर्स की व्यवस्था करें, ये भी हमारे लिए होता है। और जो डिमांड करते हैं टीचर्स, उनके ट्रांसफ़र भी हमारी उसमें आता है कि भाई हम उनको भी संतुष्ट करें, और किए भी हमने। आपने देखा होगा कि जो 19,000 के लगभग व्याख्याता और जो प्रिंसिपल्स हैं उनके हमने ट्रांसफ़र किए हैं, प्रमोशन भी करते हैं और नई नियुक्ति भी करते हैं। नई नियुक्ति में हम परिवेदना भी लेते हैं कि किसी की समस्या हो तो ज्वाइन करने के बाद में परिवेदना दे, तो उसके माध्यम से में हम रिलीफ देने का काम करते हैं। सेकंड ग्रेड के जो ट्रांसफ़र हैं हम करने ही जा रहे थे एकदम तैयारी में, तब अचानक 10 तारीख तक हमें समय था, लेकिन पंचायत राज की आचार संहिता 5 तारीख को लग गई, तो हमारी आधी अधूरी तैयारी हो गई। केवल हम एक लक्ष्मणगढ़ के ट्रांसफ़र कर पाए, उसके अलावा हमारी तैयारी पूरी है। लक्ष्मणगढ़ के ट्रांसफर्स की बात की आप? बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड ग्रेड के वो इसलिए करने पड़े कि काफ़ी सीटें खाली थी और पूरे स्टेट की हमने तैयारी कर रखी थी। तो पहली तैयारी कर रखी थी तो 10 तारीख तक अगर हमें समय मिलता तो हम पूरे स्टेट का करते, लेकिन एक लक्ष्मणगढ़ गए इसलिए कि वहाँ स्कूलें खाली थी। मैं शिक्षा मंत्री था, मुझे लगा लोग ये कहेंगे कि आप शिक्षा मंत्री हो गए, हमारी स्कूलों को नहीं भर सके, क्योंकि व्याख्याता की वहाँ पर वैकेंसी है, और सेकंड ग्रेड भी तो फिर विषय कौन पढ़ाएगा। तो मेरा ये मानना है कि सब जगह ये होना चाहिए। तो फिर हमने इसका इलाज ढूंढा, और जो हमने 9,000 टीचर सेकंड ग्रेड के लगाए, वो टीचर भी हमने दूरस्थ इलाके में भी लगाए सब जगह। और जो हमने थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में अभी प्रमोशन किया है, उस प्रमोशन में तमाम उन स्कूलों में टीचर दिए जहाँ पर सेकंड ग्रेड के विषय अध्यापक चाहिए थे। तो ये नहीं है कि उनके साथ हमने अन्याय कर दिया, और ऐसी हमारी मंशा भी नहीं है कि मैं एक विधानसभा क्षेत्र का मंत्री नहीं हूँ, मैं पूरे स्टेट का मंत्री हूँ। तो मुझे स्टेट के हिसाब से ही करना था, लेकिन वो समय की और आचार संहिता की ऐसी है कि आचार संहिता के 1 घंटे बाद में भी आप नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी रही। बाकी अब जुलाई और अगस्त में जब हम ट्रांसफ़र खोलेंगे तो सब ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपके लिए कहा जाता है कि आप लक्ष्मणगढ़ के जो टीचर्स हैं उन पर मतलब कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हैं? तो सभी रहते हैं, देखो जहाँ से चुनाव जीत के आता है उसके लिए तो आदमी सोचता ही है, लेकिन नियम नहीं तोड़ा मैंने कोई भी। हो सकता है उनके पहले हो गए और 2 दिन अगर आचार संहिता न होती तो सबके हो जाते, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं तोड़ा मैंने। बाकी तो देखो खुद का क्षेत्र दिल और दिमाग में रहता है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने यहाँ तक पहुँचाते हैं और उन्हीं के कारण से हम मंत्री संतरी बनते हैं, तो ये तो दिमाग में रहता है। लेकिन मैंने किसी प्रदेश के किसी शिक्षक के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया। आप अपनी टिप्पणियों और अपनी जो कमेंट्स होते हैं उनको लेकर भी कई बार सुर्खियों में रहते हैं। नाथी का बाड़ा वाला कमेंट हो, या आपने एक बार, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो ट्रेडिशनल जो डिप्लोमेटिक होते हैं वो नहीं होते, बहुत देसी अंदाज के, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आपने कहा ही था एक बार कि जो शिक्षकों का ये अधिकार नहीं है कि वो आंदोलन कर सकें। सोशल मीडिया के दौर पर इस पर मीम्स तक बन जाते हैं, लोग नाराज़ भी होते हैं। एक नेता के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि होने के तौर पर, क्या आपको लगता नहीं कि आपको कहीं नुकसान पहुंचाएगा लोगों की नाराज़गी इस तरह से? देखिए, नुकसान नफ़ा ये किसने देखा है। सवाल ये है कि आप स्पष्ट बोल रहे हैं कि नहीं, आप सत्य बोल रहे हैं कि नहीं, आप जनता ने जिस चुन करके भेजा है उसके वेलफेयर की बात कर रहे हैं नहीं, उसके कल्याण की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं कभी भी किसी से नहीं झगड़ता हूँ, मेरी आवाज़ में थोड़ा बहुत कड़वापन हो सकता है, लेकिन मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कभी भी एक दिन भी झूठ नहीं बोला कि मैं कह दूं कि नहीं मैंने ये कर दिया जबकि होता नहीं है, या किसी को टेलीफोन करना होता है तो मैं नहीं किए वो ये भी कह दूं मैंने कर दिया। मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं किया। मेरे क्षेत्र के लोगों से आप पूछ सकते हैं। मेरा ये कहना होता है हमेशा कि जिस काम के लिए हमको सरकार तनख्वाह देती है, जो जिम्मेदारी हमको प्रदेश की जनता देती है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। मैं जब कभी भी कहता हूँ, क्योंकि मैं तो एक शिक्षक का बेटा हूँ, मेरे पिताजी शिक्षक, मेरी बहन शिक्षक, मेरी धर्मपत्नी शिक्षक, तो मैं शिक्षक का बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं उस परिवार में पला हूँ, बड़ा हूँ। लेकिन शिक्षक को भी अपनी ड्यूटी समझनी पड़ेगी कि उसको जो तनख्वाह दी जाती है, उसको जो नौकरी दी जाती है, वो बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए दी जाती है। तो कहीं अगर मुझे ये लगता है कि ये अपनी ड्यूटी से इधर उधर हो रहा है, तो मैं उसको अपनापन में
कड़वे शब्दों में भी कह देता हूँ, लेकिन दिल में कभी कड़वाहट नहीं रहा, कभी नाराज़गी नहीं रहती है। और ये जो लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, ये तो हमारी शेखावाटी की पहचान है। इसमें कहीं कोई नाराज़गी मानता भी नहीं है और कोई मानता भी नहीं है। जो एक बात नाथी के बाड़े की आई थी, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि वो 15 दिन एग्ज़ाम के बोर्ड के रह गए, और वो टीचर अगर ऐसी मांग लेकर के आ रहे हैं, जो खुद प्रदेश के शिक्षक संगठन के पदाधिकारी भी नहीं हैं, केवल एक फ़ोटो कॉपी लेकर के कहते हैं कि जो है वो पुरानी पेंशन पद्धति लागू कर दो, जो मनमोहन सिंह जी के से 2004-5 में हुई थी। तो ये ऐसी मांग नहीं थी कि परीक्षा के समय उन बच्चों को छोड़ करके हम लोग वहाँ पर छुट्टी लेके या बिना छुट्टी लेके आ जाएं। मेरा इतना सा संदर्भ था, मैंने उन टीचर्स को चाय भी पिलाई, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, उनको कुर्सी पर बैठाया भी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत कर रहे हैं हम गोविंद सिंह डोटासरा जी से, जो एजुकेशन मिनिस्टर होने के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के चीफ भी हैं। डोटासरा जी, अभी हाल ही में प्रदेश कांग्रेस ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के थे, जो नेशनल मुद्दे थे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे। वो चाहे फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल को लेकर के सोशल मीडिया कैंपेन रहा हो, या महंगाई और बढ़ते पेट्रोल के डीजल के दाम को लेकर के पेट्रोल पंप्स पर और पूरी तरह से जहाँ पूरे शहर के हर गली मोहल्ले में प्रदर्शन को लेकर के। इन प्रदर्शनों के दौरान हमने एक चीज़ देखी है कि राजस्थान की जो कांग्रेस है वो एक लीडर बनकर उभरी है इन मुद्दों को लेकर, जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, और वो काफ़ी यूनाइटेड और एग्रेसिव भी नज़र आई है। अभी फ़िलहाल 3 राज्य हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार है, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो क्या राजस्थान की कांग्रेस अब नेशनल इश्यूज़ पर अगुवाई करने की भूमिका में आने की तैयारी में है? देखिए, जनता के जो मुद्दे हैं ये हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर हम सरकार में रहते हैं तो सरकार के माध्यम से हमें जनता को क्या क्या अच्छी योजनाएं दे सकते हैं, क्या सहूलियत दे सकते हैं, कैसे उनकी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं, कैसे उनके वेलफेयर की योजनाएं हम लेकर के आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को लाभ मिले, तो ये हमारा उद्देश्य होता है। और जब हम विपक्ष में होते हैं तो विपक्ष में जो भी जनता के मुद्दे होते हैं वो जो चुनी हुई सरकार होती है उस तक पहुंचाने का काम हमें करना चाहिए। दुर्भाग्य से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, और जब से मोदी की सरकार बनी है, एनडीए गवर्नमेंट बनी है, तब से एक आगे एक से एक ऐसे मुद्दे जो जनता के कल्याण के लिए होने चाहिए वो जनता के विरोध में काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, नोटबंदी उन्होंने की, नोटबंदी में लोगों को लाइनों में लगना पड़ा, बड़ी परेशानियां हुई। उसके बाद में जीएसटी को इस तरीके से बेतरतीब कर दिया कि व्यापार धंधा ही चौपट हो गया, मंदी का दौर था, फिर ऊपर से ये जीएसटी का सवाल लगा दिया केंद्र ने। उसके बाद में किसानों के लिए 3 काले कानून लाए जो किसान ने कभी मांग ही नहीं की। आज जब 50-55 रुपये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल है, तो आज देख रहे हैं 100 के ऊपर पेट्रोल और डीजल है। अभी पिछले 6 महीने 8 महीने में जो लोहे का भाव है वो 40-50% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी 6 महीने के अंदर अंदर तेल के और दाल के इनके 25-30-40% के भाव बढ़ गए हैं। तो महंगाई कम करने के मुद्दे को लेकर के एनडीए सरकार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, और आपने देखा कैसे कैसे सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठते थे सुषमा स्वराज जी, स्मृति ईरानी जी और तमाम लोग। और आज क्या हुआ, उन मुद्दों को उन्होंने छोड़ दिया और धर्म के आधार पे बांट करके देश को और अपनी 2 बार रोटियां सेक ली, राजनीतिक रोटियां सेक ली। तो ये मुद्दे विपक्ष को उठाने ही हैं। लेकिन राजस्थान में हमारा यूँ कहिए दुर्भाग्य है कि विपक्ष जो बीजेपी को विपक्ष की भूमिका के लिए दिया था, वो बीजेपी विपक्ष की भूमिका जनता के मुद्दे उठा ही नहीं रही है। आप 25 में से 25 सांसद देने के बाद में अगर मोदी जी से यह आग्रह नहीं कर सकते कि महंगाई कम कीजिए, किसानों की जो डिमांड है 3 कानूनों को रद्द करने की, इसके ऊपर आप पुनर्विचार कीजिए, आप पानी के लिए विशेष पैकेज दीजिए, आप गांव-गांव ढाणी-ढाणी में जो पानी है उसको दीजिए। जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस टाइम 90-10 का रेशियो था, 90% हर योजना में केंद्र सरकार देती थी, 10% स्टेट होता था, तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। आज 50-50% पानी में कर दिया, घर घर जो नल दे रहे हैं उसमें, और 60-40 का अन्य योजनाओं में कर दिया। तो इतना बड़ा भूभाग हमारा है और इतने पानी की इतनी कमी है, तो जो भी केंद्र की योजनाएं आएंगी उसको स्टेट नहीं अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि 40% उसके पास होगा नहीं, वो कम। अब आप देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए, पॉलिसी ले आए,
लेकिन पॉलिसी लाने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बजट कहाँ दिया? 1 रुपया बजट नहीं दिया। जब पहले 90-10 का रेशो हुआ करता था तो 10% स्टेट दे देता था, जगह जगह स्कूलें खुली, जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों में हुआ, ICT लैब्स की 14,000 के लगभग हमारी लगी, अन्य योजनाएं भी हमने संचालित की। आज हम सब क्या कर सकते हैं आप बताइए? केंद्र हमको पैसा दे नहीं रहा है और राज्य सरकार के पास 40% पैसे की उपलब्धता हो नहीं पा रही है। वैसे भी अब कोरोना है तो कोरोना में भी फ्री वैक्सीन के देने की जो ड्यूटी है केंद्र सरकार की, और सभी देश देते हैं, और आज तक विश्व में कोई किसी भी देश में कोई वैक्सीन लगी हो उसका केंद्र की सरकार पैसा देती है। 35,000 करोड़ उन्होंने रख लिया और उसके बावजूद भी केंद्र के बजट में रखने के बावजूद भी नहीं देख रहे हैं, राज्यों के हाल पे छोड़ दिया। 10,000 करोड़ से ज़्यादा हमारा GST का पैसा नहीं दे रहे हैं, अन्य योजनाओं में जो केंद्र का पैसा वो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई जब केंद्र सपोर्ट नहीं करे तो राज्यों के पास में क्या इलाज बनता है। तो ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की इकाई को और 25 सांसदों को मोदी जी को बताने चाहिए। वो अपना काम नहीं कर रहे हैं तो हमको करना पड़ेगा। तो राजस्थान में सरकार के माध्यम से जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो देने का काम भी हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार कर रही है। और जो केंद्र फेल हो गया, जिन मुद्दों को जनता के मुद्दे थे, जिनको रिलीफ चाहती थी जनता, केंद्र में उनको बैठाया था, तब उनके मुद्दे जो हैं वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उठा रहे हैं। उसके उलट विपक्ष बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, प्रदेश कांग्रेस में खासतौर पर। नहीं, क्या ठीक नहीं है? सब कुछ ठीक है। हम तो यूनाइट हैं, सरकार अच्छी चला रहे हैं, मोदी जी को जो मुद्दे हैं जनता के उसको उठा करके घेरने का काम कर रहे हैं। ठीक तो बीजेपी में नहीं है भाई। खुद प्रदेश अध्यक्ष अगर ये कह दे कि अब समय आ गया, समाप्त हो गया पुराने नेताओं का, इसलिए पोस्टरों से हमने फोटो उठा दिए, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में क्या चल रहा है। योगी जी ने ट्विटर से हटा दिया अपने पोस्टर, मोदी जी के और अमित शाह के गायब कर दिए। वसुंधरा जी 2 साल तक मिलने नहीं गई, फिर उनको मिले तो मिलने के बाद में उनको धार्मिक यात्राएं करने से रोक दिया गया। तो 8 मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। गजेंद्र सिंह जी ट्विटर से यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, प्रदेश के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं और चुनी हुई सरकार को गिराने का ये लोग षड्यंत्र करते हैं। इनमें सामंजस्य कहीं है ही नहीं, और सामंजस्य होता तो मैं समझता हूँ ये जनता के मुद्दे हम तक पहुँचाते और केंद्र की सरकार है तो वहाँ तक पहुँचा दे। उनको तो वहाँ जाके यही तो कहना था कि वैक्सीन फ्री दीजिए महाराज। अब आज देखिए हमारी मांग के ऊपर, लोगों की मांग के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में वैक्सीन देनी पड़ी। तो अब आप समझ सकते हो ये स्थितियां हैं। इसलिए हमारे में आंतरिक लोकतंत्र भी है, हमारी पार्टी मजबूत भी है, सरकार अच्छा काम कर रही है और सत्ता और संगठन में बेहतर समन्वय है, जिसके कारण से आम लोग खुश हैं। आज एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आप रेंडमली किसी 10 से पूछ लीजिए, 10 के 10 व्यक्ति ये कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में अच्छा कर रही है। मोदी जी जो अपेक्षाएं थी वो नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, राजस्थान में कोई जनता के मुद्दे नहीं उठा रही है। ये सारी बातें करेंगे। अच्छा, आप परिवार के मुखिया हैं और आप कह रहे हैं आपके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है। ट्विटर और सोशल मीडिया की बात भी आपने बताई अभी, आप भी यूज़ करते हैं, आपके जो प्रदेश कांग्रेस के लोग हैं वो भी काम में लेते हैं। पार्टी का कोई सदस्य अगर किसी आपसे शिकवा, शिकायत या कोई भी उसके पास में वह है संशय है, उसके लिए अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो बतौर परिवार का मुखिया आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है किसी भी व्यक्ति को, वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे पार्टी का पदाधिकारी हो, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, उचित समय पर उचित प्लेटफार्म के ऊपर अपनी बात को रखना चाहिए। अगर हम लोग सब ऐसे अगर बिना कोई प्लेटफॉर्म के, पार्टी के प्लेटफॉर्म के अगर रखेंगे तो हम पार्टी को नुकसान भी करेंगे और हम अपने आप को भी नुकसान भी करेंगे। तो मेरा तो आग्रह है तमाम हमारे पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, हमेशा यही रहता है, संगठन का व्यक्ति होने के नाते, क्यों मैं जिला अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश में भी रहा, NSY यूथ कांग्रेस में भी रहा, कि अगर कोई भी व्यक्ति मैं ही हूँ, अगर मैं किसी भी प्लेटफार्म के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी करता हूँ जिससे पार्टी को नुकसान होता है, तो ये मान के चलिए मेरे को भी व्यक्तिगत नुकसान भी हो रहा है। जब पार्टी के आधार पे हम लोग यहाँ तक सत्ता में आते हैं तो पार्टी को अगर किसी बात से नुकसान होता है तो इसका मायना ये होता है कि हमें व्यक्तिगत भी नुकसान होता है। तो ये तो हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ, जिस पार्टी के कारण से मेरी पहचान है, उसको ऐसी कोई बात मेरी नज़र में नहीं करनी चाहिए जिससे पार्टी को और स्वयं को नुकसान हो।
पार्टी और पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी के सदस्यों की बात आती है तो अभी हाल ही में कुछ पॉलिटिकल नियुक्तियां भी हुई हैं। इसका मुद्दा काफ़ी समय से चला आ रहा है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स मिलने चाहिए। अभी डीएलबी में और शहर महिला कांग्रेस में दिए भी गए हैं। लेकिन सवाल जो उठाया जाता है वो उठाया जाता है कि जो बड़ी पोस्ट हैं, जो बड़ी नियुक्तियां हैं, वो हो रही हैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की। देखिए, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की भी होती हैं, आज नहीं सदैव से ही होती हैं, और वो ऐसे लोगों की होती हैं। आप समझिए बात को कि कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जो संवैधानिक पोस्टें होती हैं, जिसमें हाई कोर्ट का जज हो या जुडिशियल का कोई जज हो वो आएगा, या सीनियर जो ब्यूरोक्रेट आईएएस वगैरह आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें होती हैं, कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं जिसके कारण से हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे हुए हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है तो उसको हमको करना पड़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान मिले और उसकी भागीदारी हो, तो ये सब चीज़ें सतत प्रक्रिया है और ये चल भी रही हैं हमारे यहाँ। आपने देखा होगा, अब कोरोना में 1.5 साल निकल गया, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। पंचायत चुनाव नहीं हुए, नगर पालिका के चुनाव नहीं हुए, आप देखिए 12-12 महीने में पंचायत चुनाव 12 जिलों के अभी भी नहीं हुए। तो जो चीज़ें चलनी चाहिए वो चल रही हैं। और आपने देखा अभी जो नियुक्तियों का दौर हो रहा है, ब्लॉक और जिला स्तर की जो नियुक्तियां हैं पॉलिटिकल, ये भी होंगी और इससे आगे वाली नियुक्तियां भी होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सब जगह ही होती हैं। आपने देखा केंद्र में कब ब्यूरोक्रेट्स को ला के केंद्र के मंत्री बना दिए हैं, नेताओं को निकाल रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स को ला करके जो आईएएस और आईपीएस हैं उनको कितने मंत्री हैं, आप बताइए, ब्यूरोक्रेट्स कितने मंत्री हैं। लेकिन हमारे में आंतरिक लोकतंत्र है, बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। कोई किसी की औकात नहीं है बीजेपी में कि वो देश में कभी भी मोदी जी पे और अमित शाह के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता अगर कह देते हैं तो हम उसको अदरवाइज नहीं लेते। बीजेपी में और हम में बहुत फर्क है। हमारे जो लोग हैं वो हमेशा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जवाबदेही जनता के प्रति होती है। इनकी जवाबदेही है केवल मोदी के प्रति, और मोदी की है आरएसएस के प्रति। दो ही चीज़ें, तीसरे कुछ भी नहीं है यहाँ। हमसे बातचीत करने के लिए, इस खास मुलाकात में आने के लिए गोविंद सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास मुलाकात में आज इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।